हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगस्त्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सीए फाउंडेशन के अंदर क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन से पेपर्स होते हैं, किस तरह का कंटेंट उसमें आपको पढ़ना होता है और कितना डिफिकल्टी लेवल होता है। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीए में फाउंडेशन में एडमिशन ले चुके हैं या जो सीए करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं। कोशिश कीजिएगा वीडियो के लास्ट तक बने रहिए सो दैट मैं आपको एक सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। सबसे पहले सीए फाउंडेशन के अंदर टोटल मिला के 4 एग्जाम होते हैं, 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर कौन कौन से? पहला पेपर आपका होगा जो अकाउंटिंग का होगा। सेकंड पेपर आपका बिजनेस लॉज का होगा। थर्ड पेपर आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का होगा और फोर्थ पेपर जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का होता है। ये जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का पेपर है इसको हम 3 टुकड़ों में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, एक लॉजिकल रीजनिंग और एक है स्टेटिस्टिक्स। चारों जो पेपर्स हैं उनके 100 मार्क्स हैं, मतलब सबकी इक्वल वेटेज है। और इक्वल वेटेज है तो आप किसी को कम पढ़ना और किसी को ज़्यादा पढ़ना ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते और सब में इंडिविजुअली पास होना भी आपको ज़रूरी होता है। अब इनमें देखें कि इनमें किस टाइप का कंटेंट आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग में स्टार्टिंग में आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ना है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब है अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है। इसके अलावा अकाउंटिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन सी कन्वेंशंस होती हैं। इस तरह की जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको पढ़नी होती हैं। साथ में तो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जैसे कैपिटल, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं उनके बारे में इंट्रोडक्शन, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद आप पढ़ते हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब है जनरल एंट्री, जनरल एंट्री के बाद में लेजर पोस्टिंग, उसके बाद में ट्रायल बैलेंस और उसके बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहाँ तक की चीज़ें आप अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग एक बार आपने यहाँ तक पढ़ ली तो इसके बाद आपको पढ़ना होता है फाइनल अकाउंट। तो आप सिलेबस में आगे जाके देखेंगे फाइनल अकाउंट आपको पढ़ना है। लेकिन बीच में आपको कुछ एक रेलेवेंट टॉपिक या इससे जुड़ी हुई चीज़ें पढ़नी है, जिसमें से एक है बीआरएस या बैंक रिकॉन्सिलेशन। बैंक रिकॉन्सिलेशन आप जानते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आपको इन्वेंट्री के बारे में, हम स्टॉक भी बोलते हैं तो स्टॉक की वैल्यूएशन के बारे में, इन्वेंट्री कितने टाइप की होती है उसके बारे में बेसिक पढ़ना होता है। फिर आपको पढ़ना होता है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो जो आपकी फिक्स एसेट्स हैं उनको कैसे डेप्रिशिएट किया जाता है, कौन सी एसेट नॉन डेप्रिशिएबल है, डेप्रिशिएशन के मेथड्स कितने हैं, वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। तो बी आर बी पी ये जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे कवर करने होते हैं, इनकी अकाउंटिंग सीखनी होती है। उसके बाद आपको पढ़ना है फाइनल अकाउंट्स, जो मैंने आपको इनिशियली बता दिया था कि ट्रायल बैलेंस के बाद में फाइनल अकाउंट तो पढ़ना ही है। उसके साथ साथ आपको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब जो एनजीओज, लाइब्रेरीज या सोशल क्लब्स ये होते हैं, तो इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसको कभी कभी हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोल देते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन रेशियो। तो रेशियो से अकाउंट्स बनाना ये आपसे नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये, थोड़ी एडवांस स्टेज मान लीजिए, तो ये आपसे यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, ये क्लैरिफाइड है। उसके बाद अब हमें पढ़ना है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बड़ा क्लियर है कि क्या क्या पढ़ना है। तो पार्टनरशिप में फाइनल अकाउंट्स पढ़ने हैं, पार्टनरशिप में एडमिशन पढ़ना है, रिटायरमेंट पढ़ना है, डेथ पढ़ना है, गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ना है और डिसोल्यूशन पढ़ना है। इसका मतलब तो बड़ा सिंपल है, इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप आपको कंप्लीट पढ़नी है, जीरो से लास्ट तक जो पार्टनरशिप होती है कंप्लीट आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। फिर आपको पढ़ना है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के अंदर आपको शेयर्स और डिबेंचर ये दो चीज़ें पढ़नी है। शेयर्स के अंदर इशू, डिबेंचर्स का इशू, दोनों का, शेयर्स का फॉरफीचर, री इशू फॉरफिटेड शेयर, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, डिबेंचर का रिडम्पशन, ये सब आपको पढ़ना है। और साथ के साथ ही आपको इक्विटी शेयर में जो बोनस इशू आता है, राइट इशू आता है, वो भी पढ़ना है। तो समझ लीजिए कि शेयर्स और डिवेंचर आपको कंप्लीटली यहाँ पे पढ़ने हैं। ये आपका अकाउंटिंग का सिलेबस पूरा हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं बिजनेस लॉज में। बिजनेस लॉज में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ना है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब है इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इंडिया के अंदर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं सेबी, आरबीआई, उन सब के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लेनी होती है। फिर आपको पढ़ना होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिटेल में पढ़ना होता है। फिर पूरा का पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमें पढ़ना है, पार्टनरशिप एक्ट हमें पूरा पढ़ना होता है। और फिर हमें पढ़ना है एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जो नया आया है। फिर कंपनीज एक्ट 2013 हमें पढ़ना है।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमें पढ़ना है, और यहाँ पे आके सिलेबस हमारा पूरा हो जाता है। तो लॉ का सिलेबस बहुत बड़ा दिख नहीं रहा, लेकिन काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये एक लॉ अपने आप में सिग्निफिकेंट साइज का होता है। अब हमें तीसरे चीज़ों की तरफ जाना है। थर्ड पार्ट हमारा है जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 100 मार्क्स का है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले बिजनेस मैथमेटिक्स, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, तीन चीज़ें कवर करनी है। ये तीन चीज़ें कैसे कैसे पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स के अंदर आपको पढ़ना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसेस और लोगरिथम, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। लॉग, एंटी लॉग सब पढ़ना है। फिर इक्वेशंस के अंदर आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, इसके अलावा 3 वेरिएबल्स तक। फिर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन आपको पढ़नी है। बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़नी है। अच्छा, यहाँ पे जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आपको पता चलेगा कि इनको सीधा सीधा हमने अकाउंटिंग से या बिजनेस से जोड़ा हुआ है, और उसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे आते हैं। उसके बाद में आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ना होता है। फिर मैथमेटिक्स और फाइनेंस। फाइनेंस के लिए मैथमेटिक्स कुछ अलग से नहीं होती, लेकिन आपकी जो पूरी मैथमेटिक्स में से ऐसे टॉपिक जो फाइनेंस से जुड़ाव रखते हैं, वो आपको यहाँ पे दे दिए गए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, या नॉमिनल और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, परपेचुटी कैलकुलेट करना, एन्युटी कैलकुलेट करना, सिंकिंग फंड कैलकुलेट करना, ईएमआई कैलकुलेट करना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा नॉमिनल इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना, ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर आपसे पूछी जाती हैं। साथ ही आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस पूछे जाते हैं, सीक्वेंस ऑफ सीरीजेस पूछी जाती हैं। इसके अंदर आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये सारी चीज़ें यहीं पे आपको कवर कर लेनी है। फिर आपको साथ के साथ ही सेट्स, रिलेशन और फंक्शन, ये सब पढ़ना है। और इसके अलावा आपको पढ़ना होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैथ्स के कौन कौन से फंक्शन काम आते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपसे नहीं पूछी जाती। फिर हम लोग बढ़ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। लॉजिकल रीजनिंग जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक तो नंबर सीरीज से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़नी है, कोडिंग डिकोडिंग जिसको हम बोलते हैं वो आपको पढ़ना है। आपको डायरेक्शन टेस्ट पढ़ना है कि वो लेफ्ट गया, राइट गया, बताओ कौन से डायरेक्शन में खड़ा है। इसके अलावा आपको सिटिंग अरेंजमेंट, कि ए जो है वो बी के पास बैठा है लेकिन बी सी के पास नहीं बैठा है, वो सब आपको पढ़ना है। और उसके बाद में आपको ब्लड रिलेशंस के बारे में पढ़ना है कि ए बी का फादर है, बी सी का बेटा है, सी उसका भाई है, तो बताओ डी उसका क्या लगता है। तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तीसरा जो पार्ट है वो आ जाता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिक स्टैटिस्टिक्स में इसको बोलूँगा, वो आपको पूरी पढ़नी है, जिसके अंदर सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे आएंगी। और उसके अंदर जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, तो उसमें कौन कौन से ग्राफ बनते हैं, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, है ना, और जाइव, पाई चार्ट, वो सब आपको पढ़ना है। उसके बाद सैम्पलिंग आपको कंप्लीट पढ़नी है। सैम्पलिंग सैम्पलिंग सर्वे कैसे होता है, सैम्पलिंग में इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, सैम्पलिंग के अंदर सैम्पलिंग एरर कौन से होते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर कौन से होते हैं, वो सब आपको पढ़ना है। फिर आ जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्शन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आपको मीन, मोड, मीडियन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारे मीन सब पढ़ने होते हैं। उसके बाद में आपको पढ़ना होता है क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन। फिर आपको पढ़ना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आपको पढ़ना होता है मीन डेविएशन। अच्छा, मीन डेविएशन शायद आपके सिलेबस में है नहीं। उसके बाद में आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये पढ़ना है। अब आ जाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये कौन से होते हैं। तो ये सारी की सारी आपको पढ़नी है, साथ में इससे जुड़ी थ्योरम्स पढ़नी है। फिर बात आती है अगले चैप्टर की, जो है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना होता है कि रैंडम वेरिएबल कौन से होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, वो सारे हमें पढ़ने हैं। इसके साथ में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन, ये आपको पढ़ने होते हैं। कोरिलेशन का मतलब है कि दो डाटा आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, वो हमें पढ़ना होता है। रिग्रेशन हमें पढ़ना होता है। रिग्रेशन और कोरिलेशन के बाद हमें अगला एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होता है जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अलग अलग टाइप के इंडेक्सेस सुनते हैं, जैसे बीएससी का सेंसेक्स, एनएससी का निफ्टी, या फिर आप सुनते हैं ना इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, उनके लिए हमें ये पढ़ना होता है। उसके बाद आ जाता है लास्ट पेपर आपका जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स।
बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स ही है, लेकिन अगेन जैसे मैथ्स को हमने बिजनेस के एंगल से पढ़ा, वैसे इसको भी बिजनेस के एंगल से हम लोगों को कवर करना है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वही बेसिक चीज़ें, इकोनॉमिक्स होता क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, और प्राइस डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म कैसे काम करता है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिमांड और सप्लाई, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि डिमांड क्या, सप्लाई क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। फिर उसके बाद फिर हमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट जो है, जिसके अंदर आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड डायग्राम, लो रन प्रोडक्शन कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना होता है। फिर कॉस्टिंग सारी पढ़नी है। उसके बाद आ जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। तो सबसे पहले तो हमें अलग अलग मार्केट पढ़ने होते हैं कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, या फिर परफेक्ट कंपटीशन, ये सब क्या है। और ये सारे मार्केट पढ़ते टाइम पे हमें पढ़ना होता है कि अलग अलग मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे कैसे होता है। और साथ के साथ हमें इनपुट आउटपुट के बारे में भी पढ़ना होता है। अब यहाँ पे अगला जो चैप्टर है हमारा, वो है नेशनल इनकम के बारे में, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि कंट्री की जीडीपी कैसे निकलती है, जीएनपी कैसे निकलती है, पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है, जीडीपी का वेलफेयर के साथ में क्या रिलेशन है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब है बिजनेस के अंदर कितने तरह के साइकिल आते हैं। साइकिल से आप समझ लीजिए कि बिजनेस में कितने तरह के मूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं, कि बिजनेस कब जाके स्टेग्नेशन में फंसा हुआ है, कब बिजनेस अपने पीक पे है, कब बिजनेस में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे कवर करनी होती है। कौन कौन से फेजेस होते हैं, इनके फेजेस जब आती हैं तो इनके पीछे फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व हैं। फिर हमें पढ़ना है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जो फाइनेंस है वो सारा पब्लिक फाइनेंस है। उसके अंदर हमें पढ़ना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी, कि इनके जो फिजिकल फंक्शंस है वो कैसे काम करते हैं। यूँ समझ लीजिए ट्रेजरी हमारी कैसे फंक्शन करती है। और साथ के साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट का मार्केट को ठीक करने में या मार्केट की कंडीशन को सुधारने में गवर्नमेंट का क्या रोल है, कौन से टूल्स गवर्नमेंट के पास हैं। इसके अलावा करंट में गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी क्या है, और हमें ये भी पढ़ना होता है कि गवर्नमेंट की बजटिंग कैसे होती है, गवर्नमेंट बजट अपना कैसे बनाती है। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में बेसिकली यूँ समझ लीजिए आप कि 1 ईयर तक की जो सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं, 1 ईयर तक की ड्यूरेशन वाली, ऐसा प्लेस जहाँ पे अप टू 1 ईयर फाइनेंस का लेना देना होता है, वो मनी मार्केट कहलाता है। डिटेल में मैं किसी वीडियो में बात करूंगा। तो मनी मार्केट आपको कंप्लीटली कवर करना होता है। वहाँ पे किन किन चीज़ों के लिए मनी की डिमांड होती है वो आपको सीखना है। फिर आपको देखना है कि डिमांड और मनी की इंपॉर्टेंट थ्योरीज कौन सी है, मनी सप्लाई क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। और साथ के साथ एक चीज़ जोड़ लेनी है कि हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी अभी फ़िलहाल क्या है। उसके बाद हमें थोड़ा सा एरिया पढ़ना होता है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, किसी कंट्री के लिए इंटरनेशनल ट्रेड क्यों ज़रूरी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस या ट्रेड बैलेंसेस क्या होते हैं, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इनको गवर्न करने वाली इंटरनेशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, वो सब हमें पढ़ना होता है। एक्सचेंज रेट का क्या रोल है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होती है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होती है। तो वो सारे हम लोगों को पढ़ने होते हैं। और इसके साथ साथ हमें पढ़ना होता है कि जो फॉरेन से इन्वेस्टर आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एफडीआई कब बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कब बोलते हैं, और उनका क्या रोल हमारी कंट्री में रहता है। उसके साथ यहाँ पे हमें इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरव्यू पढ़ना होता है पूरा, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। देखो, इंडियन इकोनॉमी बिफोर 1950, तो 1950 से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी वो हमें पढ़ना है। मतलब चाणक्य और नंद वंश के टाइम इंडियन इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी वो सब पढ़ना है। और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ओईसीडी पेपर्स। ओईसीडी पेपर इंटरनेशनल पेपर्स हैं ये 1950 से लेकर 1991 के। और साथ में हमें बेसिक नॉलेज पढ़ना है 1991 ऑनवर्ड्स। 1991 में इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अप्लाई हुई थी, तो वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद इंडिया में कैसा रहा आज तक, वो सब हमें पढ़ना है। जैसे ही हम इतना पढ़ लेते हैं तो ये हमारा सिलेबस हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। और अब सिलेबस देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि सिलेबस बहुत छोटा नहीं है, बहुत मेहनत मांगता है। और मेहनत के साथ में सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस मांगता है, सही स्ट्रेटेजी मांगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाए, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं, तो आप अगस्त्य कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़ें। हमारा एक सक्सेसफुल लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, और 20 साल से ज़्यादा हमें इस फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस है अच्छा खासा।
और काफ़ी सक्सेसफुल कैंडिडेट हमारे यहाँ से रहे हैं। तो आज ही आप अपने आप को हमारे साथ एनरोल कीजिए और प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए जो आपको नंबर थंबनेल पे दिख रहा है या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा है, उस पे भी आप कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे इसके बारे में और कोई क्वेरीज आपकी होंगी तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, और बाकी डिटेल मैं आपके लिए लेके फिर किसी वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए यूँ ही पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।